अंजना, आज मैं हमारे दर्शकों को पाकिस्तान के बढ़ते एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ आतंकी ही एक्सपोर्ट करता है। दो और चीजें हैं जिसके निर्यात में पाकिस्तान दुनिया में पहले पायदान पर है। इनमें पहला है गधे और दूसरे बेकारी। यही पाकिस्तान की नई सॉफ्ट पावर है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रेंग पा रही है। पाकिस्तान कुछ पैसे गधे बेचकर कमाता है और कुछ दूसरे देशों में अपने लोगों से भीख मंगवाकर। जिस पाकिस्तान के मन में कुछ दिनों पहले तक गजवाए हिंद के सपने चल रहे थे, आज उसके मन में शांति के प्रस्तावों का विचरण हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले आज हम पाकिस्तान के डरे हुए मन में उमड़ रहे शांति प्रस्तावों का विश्लेषण करेंगे। सिर्फ चार दिनों में भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। युद्ध शुरू होने से पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान तमाम तरह के दावे कर रहा था, भारत को हराने की बातें कर रहा था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी अड्डे ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ड्रोन अटैक किया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस तबाह कर दिए। पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लेकर अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गया। ये सब कुछ और आज जो वो कह रहे हैं सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब भारत ने सीज फायर कर दिया, अब पाकिस्तान अपनी पब्लिक से साफ झूठ बोल रहा है कि हम जीत गए। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। यौमे तशक्कुर नाम दिया गया है इस जश्न का, उसे वो मना रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान बुरी तरह से डरा है। वो अंदर से घबराया हुआ है। उसे डर लग रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ रुका है। जब भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ टेरर यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और इसीलिए अब पाकिस्तान को शांति प्रस्ताव की याद आ रही है। अब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से एकदम से ये बातें होने लगी हैं कि हम तो भारत से जंग नहीं, शांति चाहते हैं। सबसे पहले देखिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से शांति का कौन सा प्रस्ताव दिया गया है, तो इसी में पाकिस्तान का फायदा है। अब ब्लैक एंड व्हाइट में भारत के उस हथियार की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बोली बदली सी है, बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ है, तो ये भारत का दमखम ही है। भारत के साथ युद्ध शुरू करने से पहले पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी। भारत को देख लेने की धमकी वो दे रहा था। उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया में जाकर बहुत बड़े बड़े बड़बोले दावे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत ने अपना ये हथियार चलाया, पाकिस्तान तुरंत अमेरिका की शरण में चला गया और कहने लगा कि भारत से बात कीजिए, किसी तरह से युद्ध रोकिए। भारत ने उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस। जी हाँ, भारत के उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को उससे इतना डर लग रहा है। मिसाइलें तो पाकिस्तान के पास भी हैं, कोई तुर्की मेड, कोई चाइना मेड, लेकिन वही है चीनी माल, एक बार खरीदो 100 बार रो। दुनिया के दूसरे देशों के पास भी कई मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की ये ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इस मिसाइल की ताकत को देखना चाहिए। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को जब हिट किया, एक एक करके हिट करना शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर इसी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था और यह भारत की सटीक स्ट्राइक थी। देखिए पाकिस्तानी एयरबेस का क्या हाल हुआ। अब यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था और 9 और 10 मई की रात को 13 में से 11 एयरबेसेस को हिट किया था। इंडियन एयरफोर्स के इस मिसाइल हमले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया था और इसकी अब खुलकर वहीं से पुष्टि हो रही है कि भोलारी में उनका एवैक्स बर्बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस को इसलिए चुना ताकि पाकिस्तान पर सटीक स्ट्राइक हो, सटीक हमला हो। वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अलग अलग जो एयर बेसेस हैं, उनसे ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल लेकर विमान उड़े। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लगभग हर बड़े बेस पर मिसाइल दाग
पाकिस्तान के 13 में से 11 बेस इस हमले में हिट किए गए। खासतौर पर ब्रह्मोस ने सिंध में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस को हिट किया, जहां भारी नुकसान हुआ। इस एयरबेस पर यूएवीज, एयरबॉर्न सर्विलेंस, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सब मौजूद था। ये डैमेज इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट पीछे के एयरबेसेस पर शिफ्ट करने पड़े हैं। देखिए, सवाल यही है, असल में पाकिस्तान भारत की इस ताकत को समझ नहीं पाया था, इसीलिए उसने इस छोटे से युद्ध को इतना एस्केलेट किया, आगे ले गया बिना हिचकिचाए। फिर बाद में समझ में आया, नहीं तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हिट करने थे, हमारा लक्ष्य था, हमने हासिल कर लिया। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हिट करके भारत ने 100 आतंकी मारे थे। लेकिन इसके बाद किसके सीने में दर्द उठा? पाकिस्तान की सेना, क्योंकि वहां की फौज आतंकियों की कठपुतली है, एक ही है मिले हुए। दोबारा हमला पाकिस्तान ने किया, भारत को पाकिस्तान को ब्रह्मोस से जवाब देना पड़ा। इसीलिए तो राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में ही उजाला दिखा दिया। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं, यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मचाने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि पाकिस्तान के रडार उसे पकड़ नहीं पाए। वजह, खासियत इस मिसाइल की यही है, इतना मारक इसे बनाती है ये खासियत। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की ख्याली दुनिया पर है, जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है। इस खबर को बताने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ये कहानी सुनकर आपको पाकिस्तान के मौजूदा हालात समझ में आ जाएंगे। शुरू करें। एक गांव में एक चोर आया, गांव वालों ने उस चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद खूब पीटा, उठा कर उसको पटका। पीटने के बाद उसका मुंह काला किया, फिर गधे पर बिठाकर पूरे इलाके में घुमाया। शाम को जब वो चोर अपने घर लौटा तो उसने अपनी खोई हुई इज्जत किसी तरह से बचाने के लिए क्या कहा? आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आज भारत पाक युद्ध को लेकर यौम तशक्कुर का जश्न मनाया गया है। ये यौम तशक्कुर का मतलब होता है शुक्रिया का दिन। इसे आप पाकिस्तानी सेना के लिए थैंक्स गिविंग डे समझिए। पाकिस्तान सरकार झूठी जीत दिखाने के लिए अपनी सेना का शुक्रिया कह रही है और सबको जैसे भांग पिला दिया हो, खिला दिया हो कि अब तो हम जीत गए हैं। एक पूरे देश की आंखों में मिट्टी झोंकने का ये पूरा एक्सरसाइज, अगर इतनी मेहनत इस बात पे कर ली होती कि कुछ ट्रेनिंग ले ली होती ड्रोन चलाने की, जेट चलाने की, कुछ अपना बना लिया होता, चीनी माल और तुर्की माल पर भरोसे पे नहीं रहते, तो शायद उनको मौका मिलता। एक देश के तौर पर पाकिस्तान न जाने कौन सी ख्याली दुनिया में जीता है। विन एंड लर्न, यानी जीतने और सीखने का उसे फर्क ही नहीं पता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार घोषित युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक भी युद्ध जीता नहीं है। हर बार उसे भारत ने बड़ी सीख दी है, लेकिन वो सीखने वालों में से है नहीं, बल्कि हार के बाद ख्याली जीत का जश्न मनाने वालों में। आजकल के जेन जी बच्चे ख्याली दुनिया में जीने वालों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डेलुलू। आजकल पाकिस्तान दुनिया में डेलुलू लोगों का सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद वहां के डेलुलू पाकिस्तानी अपनी सेना को शुक्रिया कह रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इतनी बुरी तरह से पिटी है, पूरी दुनिया के अखबार अब बता रहे हैं कि कैसे हमने उनके 20 ठिकानों, जिनमें 9 आतंकी 11 सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन फिर भी आंखों में इतनी मिट्टी और धूल डाल दी है
पाकिस्तानी फौज ने कि उनको कुछ नहीं दिख रहा। हम आपको पाकिस्तान से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तानी जनता से हार का जश्न मनवाया गया। जनता भी अपनी सरकार के बहकावे में आकर ये मानने लगी है कि भारत के साथ हुए 4 दिन के युद्ध में उनकी जीत हुई है और भारत की हार का जश्न मनाना है। बच्चों से पाकिस्तानी सेना के लिए रैलियां निकलवाई गई हैं, स्कूलों में खास कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। पाकिस्तान जनता सड़क पर उतरकर पाकिस्तान की हार को जीत समझकर आतिशबाजी कर रही है। ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान एक डेलुलू दुनिया में तब्दील हो चुका है, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। और तो और 11 सैन्य ठिकाने बर्बाद करने वाली, अपने देश की रक्षा ना कर पाने वाली पाकिस्तानी सेना को 21 तोपों की सलामी दी गई है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा काम किया कि उन्होंने 26 ठिकानों पर हमला किया, हमने एक हमला नाकाम कर दिया। हमने 20 ठिकानों पर हमला किया, निशाने पर हमारा पूरा हमला रहा, लेकिन आंखों पर पर्देदारी देखिए कैसी है। से बुरी तरह हारने वाले, जहां भारत से बुरी तरह हारने वाले पाकिस्तान की ख्याली दुनिया में एआई भी शामिल है। देखिए, कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर देखिए, पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से पिटा है, उसके सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, वो अपनी एयरफोर्स पर इतना गर्व करता था, एक भी हमला वो सही नहीं कर पाए। ऐसे में इतनी भद पिटी है कि पूरे देश को उन्होंने, पूरे कौम को एकदम पागल बना रखा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के सांसद मंत्री संसद में ख्याली बिरयानी लेकर आते हैं और फिर वहां से अपने देश में भ्रम फैलाते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, जिन्होंने संसद में सबसे बड़ी जो मतलब शर्मनाक हरकत की अपने देश के लिए, इनकी किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है। मतलब अगर आप गिनिएगा तो इंटरनेशनल बेइज्जती 1 2 3 4 गिनती खत्म हो जाएगी, इनके ड्रामे खत्म नहीं होंगे। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, इशाक डार, जो शाहबाज के साथ है। उन्होंने ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी वायुसेना की बहुत तारीफ की है। बाकायदा ये बात झूठी खबर, फेक न्यूज पार्लियामेंट में कह दी। इशाक डार ने कहा कि अखबार ने पाकिस्तानी वायुसेना को द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज कहा है। हम आपको सबसे पहले इशाक डार का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके बाद सच बताकर उनकी बेइज्जती का जरा मजमा लगाएंगे। हम ये नहीं जानते हैं कि इशाक डार को आधुनिक तकनीक की कितनी समझ है, लेकिन इतना तो तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें कभी भी कहीं भी फंसाया जा सकता है। इशाक डार ने संसद में फेक न्यूज फैला दी। अब इंटरनेशनल किरकिरी, ये वो अखबार जिसकी कटिंग पढ़कर इशाक डार ने संसद में दावा कर दिया था कि पाकिस्तान की वायुसेना किंग ऑफ द स्काईज है, ये फेक न्यूज़ है। एआई की मदद से हेडलाइन इस अखबार में बना दी गई थी जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना को ताकतवर बताया गया। इशाक डार का ये फेक न्यूज़ जिस पर उन्होंने खूब तालियां बटोरी थी, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि अपने अखबार ने और खुद टेलीग्राफ ने भी इस फेक न्यूज़ का फैक्ट चेक कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री को अखबार पढ़ना भी नहीं आता है, फेक न्यूज़ ही सही, लेकिन एक बार इसे ठीक से अगर पढ़ लेते शायद इतना अपमानित उनको नहीं होना पड़ता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान के बच्चों को शुरू से ही ये झूठ पढ़ाया जाता है। 48-65 की जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। पाकिस्तान के स्कूलों के सिलेबस में है ये कि युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विषय में भी पढ़ाया जाता है उनको। वहाँ के इतिहास की किताबों में दूसरे देशों के संबंधों के विषय में पढ़ाए जाते हैं और वहीं पर झूठ परोसा जाता है, झूठी कहानी रटवाई जाती है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछकर लिखवाई भी जाती है। तो उनके दिलो दिमाग में ये इतना बैठ जाता है। खासतौर से भारत के साथ संबंधों या युद्ध को लेकर जो जानकारी दी जाती है वो सफ़ेद झूठ होता है। विभाजन को लेकर बताया जाता है कि मुस्लिमों ने अपनी आज़ादी जीती और फिर भारत से अलग पाकिस्तान इसलिए लिया क्योंकि भारत में हिंदू कानून था और मुस्लिम यहाँ गुलाम बन जाते। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के स्कूलों में 1960 तक इतिहास में छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन 65 के युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान सरकार ने इतिहास की किताबों से पाकिस्तानी बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में 5वीं कक्षा की इतिहास की जो किताब है उनमें पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान सेना ने भारत के कई इलाके कब्जा लिए। भारत ने यूएन की मदद लेकर जमीन वापस ले पाई। 71 में जब पाकिस्तान हारा और पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश बनवाया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्कूल की किताबों में पाकिस्तानी सेना के वॉर हीरोज की झूठी कहानी छपवा दी ताकि पाकिस्तानी सेना की छवि खराब ना हो।
71 की हार के बाद तो पाकिस्तानी सेना को हीरो बनाने के लिए किताबों में झूठ लिखा गया कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की जो बेस्ट सेनाएं हैं उसमें शामिल है। इसकी वजह यह थी कि 71 में हार के बाद विदेशी मीडिया में महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्म की कहानियां छापी जा रही थी। उस दौर में पाकिस्तानी सेना को विदेशी मीडिया विलन की तरह पेश कर रहा था, इसीलिए पाकिस्तानी सरकार झूठ बोलकर उन्हें हीरो बनाना चाहती थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत से 4 दिन का युद्ध हार कर यौम तशक्कु के नाम पर हीरो बताने का झूठ बोला जा रहा है, जबकि ये सच अब पूरी दुनिया बोल रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को और पाकिस्तानी सेना के 11 सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तानी एक भी हमला नहीं कर पाए। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, सच जब तक जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। इसीलिए पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैलाने में लगा है, क्योंकि सच जब तक सामने आए तब तक वो कम से कम अपनी जनता के सामने सरकार और सेना की इज्जत बचाने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान की ये कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस बार भारत ने पाकिस्तान को केवल मॉडर्न वॉरफेयर में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना के युद्ध में भी अब हरा दिया है। युद्ध के शुरुआत से ही पाकिस्तानी भारत के खिलाफ लगातार अफवाहें फैला रहा था। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक को झूठ बताया, अपने हमलों को सफल बताया, सैन्य ठिकानों पर भारत के पलटवार को गलत बताया, लेकिन भारत ने अपने हमलों और पाकिस्तानियों के हमलों को नाकाम करने की तस्वीरें जारी की, दुनिया को दिखा दी। पाकिस्तानी इसलिए बौखलाए क्योंकि यौम तशक्कुर जैसा झूठा जश्न वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी जनता को किसी तरह अपने साथ रखना है। ये पहली बार नहीं है जब युद्ध काल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तकनीक इस्तेमाल की गई। अगर पाकिस्तान ने ये सब नहीं किया तो सोचिए वही जनता अपनी सेना के खिलाफ हो जाएगी, अपनी सरकार के खिलाफ हो जाएगी। ऐसा कई देशों ने किया है। 1914 और 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन लाइंस काटकर सूचना तंत्र को कमजोर किया जाता था। फिर प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए दुश्मन को कमजोर बताया जाता था। युद्ध के लिए जनता से समर्थन मांगा जाता था। जनता को यह भरोसा दिलाया जाता था कि ये युद्ध तुम लड़ रहे हो, ये युद्ध तुम्हारी जीत है, तुम्हारी ललकार है, ताकि वो कम से कम उनके साथ खड़े रहें और उनकी जीत माने अगर सेना हार भी रही हो। 1939-45 तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान झूठी जानकारी रेडियो, पोस्टर, फिल्म्स के जरिए दी जाती थी, जिसमें हिटलर का प्रचार होता था और जर्मनी के दुश्मनों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती थी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वजह से ही जासूसी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि झूठी जानकारी देकर सही जानकारी बताई जा सके। सीक्रेट कोड बनाना, उससे संदेश निकालना भी इसी वॉरफेयर का हिस्सा है। सूचना हासिल करना और सही सूचना का इस्तेमाल करना हमेशा से ही दुनिया का हिस्सा रहा है। युद्ध में इसका इस्तेमाल होता आया है। द्रोणाचार्य को भी भ्रामक सूचना के आधार पर ही निहत्था किया गया था। उनको हराने के लिए यह जानकारी दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था। द्रोणाचार्य को यह नहीं सुनने दिया गया कि उनके पुत्र नहीं बल्कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण युद्ध नीति के तहत गुप्त सूचना का इस्तेमाल कर्ण को हराने के लिए कर रहे थे। उन्होंने शल्य को कर्ण का सारथी बनवाया था, जिसने युद्ध काल में कर्ण को गलत जानकारी से मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का प्रयोग भी सूचना तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला था। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बताया था कि भीष्म पितामह शिखंडी पर हमला नहीं करेंगे। इसीलिए युद्ध के मैदान में भले ही पाकिस्तानी हार गया हो, लेकिन सूचना के आधार पे वो हारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान गधों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये बहुत दिलचस्प जानकारी है। जिस तरह पाकिस्तान का खाद पानी आतंकियों के लिए माकूल है, उसी तरह वहां का माहौल गधों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब वहां की खाद मिट्टी में या तो आतंकी बनते हैं या गधे पनपते हैं, अच्छे से जीते हैं। इसीलिए वहां सबसे ज्यादा गधे पैदा होते हैं, जिनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल पाती है। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ आतंकी एक्सपोर्ट करता है, तो आपकी ये जानकारी थोड़ी सी अधूरी है।
दो और चीजें हैं जिसके निर्यात में पाकिस्तान पहले पायदान पर है और इससे उसकी इकोनॉमी चलती रहती है। गधे और भिखारी, हम आपको बताएंगे कैसे। पाकिस्तान गधे और भिखारी एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है और यही पाकिस्तान की नई सॉफ्ट पावर है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रेंग पा रही है। पाकिस्तान कुछ पैसे गधे बेचकर कमाता है, कुछ दूसरे देशों में अपने लोगों से भीख मंगवाकर। पाकिस्तान ने गधों के निर्यात के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में गधों का भी बड़ा योगदान है। चीन को पाकिस्तानी गधे और उनके खाल और मांस से बने प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। राम मिलाई जोड़ी है। 2024 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया था 2024 में, पिछले साल, जिसके तहत वो हर साल 2 लाख गधों का मांस और खाल चीन को निर्यात करेगा। इसके लिए पाकिस्तान के ग्वादर में एक नया स्लॉटर हाउस भी स्थापित किया गया था जहां से वो चीन के लिए गधे की खाल की सप्लाई करेगा। इस खाल से चीन की पारंपरिक दवा इज़ियाओ तैयार की जाती है। इस गधे की खाल से बना जो जेलेटिन है कहते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन में कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। हमने कहा ना, राम मिलाई जोड़ी है। इस तरह गधे पाकिस्तान के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग 60 लाख हो चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ गधों की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के दूसरे एक्सपोर्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से कई देश परेशान हैं। इसलिए अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान और अपराधी बताकर उन्हें अपने देश से बाहर भगा रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने भीख मांगने का इंटरनेशनल नेटवर्क बना रखा है। पाकिस्तान की संसद में भी इस बात का जिक्र हो चुका है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि संसद में बताया गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ये संसद में बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5000 भिखारियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेजा, डिपोर्ट किया। इनमें इराक, मलेशिया, ओमान, कतार, यूएई शामिल हैं। इन देशों का कहना है कि पाकिस्तान के लोग उनके देश में जाकर सबसे ज़्यादा अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में और बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान यूएई ने तो पाकिस्तानियों के लिए सख्त वीजा पॉलिसी लागू कर दी। यूएई का कहना है कि जिसके यहां होने वाली 50% आपराधिक घटनाओं में पाकिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सऊदी अरब का कहना है मक्का में लोगों की जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए मक्का जाते हैं वो यहीं रहकर बाद में भीख मांगने लगते हैं, चोर बन जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोग कभी लौट कर नहीं आते हैं। सऊदी अरब की तरह से कतर भी पाकिस्तान के लोगों से परेशान है। उसका कहना है कि कतर में आधे से ज़्यादा भिखारी अपराधी पाकिस्तान आए हैं और ये लोग कतर के किसी भी नियम का पालन वहाँ पर करते नहीं। पिछले ही साल कतर में कई पाकिस्तानियों का इसलिए चालान हुआ क्योंकि ये लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। यही स्थिति उनकी कुवैत में है। तो आप सोचिए, इस्लामिक देशों में भी उनकी इतनी बदनामी है।